नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर अपनी बात रखने के पहले एक शेर के साथ में आईएएस के विद्यार्थियों को एक सही संदेश देना चाहता हूं। बहुत हुई शेरों की माला, शेरो शायरी यूट्यूब पे बहुत हो गया। बहुत हुई शेरों की माला, बहुत हुई मोटिवेशन की जाला। आओ दोस्तों करें पढ़ाई, शायरों के शेरों ने प्रीलिम्स में अपनी आबरू लुटाई। हम जितने शॉर्ट्स देखे यूट्यूब पर और जितने महान हस्तियों के शॉर्ट्स को देखे, अगर सारे शॉर्ट्स को भी मिला दिया जाए तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक कि उनके शॉर्ट्स से एक आ गया हो। इसलिए दोस्तों, मैं इस शेर को एक बार फिर से आपके सामने रखते हुए अपनी बात आगे लेकर चलता हूं कि बहुत हुई शेरों की माला, बहुत हुई मोटिवेशन की जाला। आओ दोस्तों करें पढ़ाई, शायरों के शेरों ने प्रीलिम्स में अपनी तो आबरू लुटाई। आज दोस्तों मैं आपके लिए प्राचीन भारत में यह सही तरीका भले लिखा गया हो, लेकिन प्राचीन भारत में कितना पढ़िएगा तब जाकर के यूपीएससी का क्वेश्चन पकड़ाएगा, वो मैं लेकर आया हूं। और वह इतना विशाल है कि केवल प्राचीन भारत में 3 पार्ट आपके आएंगे। आज मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, जब आप जो मैं रास्ता बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और 1 साल के बाद आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो दिल से आप हमें दुआ देंगे। और आज मैं इसीलिए इस सीरीज को लेकर आया हूं। तो चलते हैं दोस्तों। उसके पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आईएएस गुरु तोमर सर के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ये सभी चल रहा है, जहां यूट्यूब के माध्यम से आपको मेरे साथ मेरे व्याख्यान को सुनने का मौका मिलता है। वहीं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको प्रतिदिन 3 प्रश्न, एक एनसीईआरटी स्पेशल, एक करंट और एक परंपरागत आपको मिलते हैं। इसके अलावा आईएएस गुरु तोमर सर नाम करके एक ऐप है हमारा, जिस पर मैं 4 प्रकार के कोर्स लॉन्च किया हूं, 2 कर चुका हूं और हो सकता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचते पहुंचते अगला 2 लॉन्च हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, जो मेरा कोर्स है, गुणवत्ता में पूरे भारत में कोई उसका सामना नहीं कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने 15 अगस्त तक 12 बजे रात तक हमारे ये 4 कोर्स हैं। पहला जो कोर्स है उसका नाम है सम्मान। वो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोर्स है। जब आप आईएएस गुरु तोमर सर ऐप डाउनलोड करके जाएंगे तो वहां आपको हेडिंग में लिखा हुआ मिलेगा सम्मान, और वो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लिखा होगा, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। और यहां आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं कि वो ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित है। 9,999 का कोर्स है। इसमें पूरा का पूरा GS1 प्रीलिम्स का जो 7 टॉपिक हैं विथ करंट अफेयर्स इसमें जो है आपको मिलेगा। 1.5 साल तक आप इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे। और वैसे तो कीमत 9,999 है,
लेकिन ये 15 अगस्त तक मात्र और मात्र 3,999 में मिलेगा। 60% ऑफर है, लेकिन इसके लिए आपको उस ऐप पर जाकर के प्रोमो कोड आत्मनिर्भर यूज करना होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्रांति, दोस्तों लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मैं एनसीईआरटी में क्रांति लाया हूं। 1000 घंटे की यह क्लास है, अभी चल रहे हैं, पूरा 1 साल लगेगा कंप्लीट होने में। 1000 घंटे की क्लास है, जैसे ये प्रारंभिक परीक्षा 1000 घंटे की ही है। 6 से लेके 12 तक एक एक बुक जो आर्ट्स में हमको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लाइन बाय लाइन क्लास में पढ़ा के समझा रहे हैं, जो आपको मिलेगा ऑनलाइन। 7,499 इसकी कीमत है। प्रोमो कोड जब आप आत्मनिर्भर यूज करेंगे तो आपको यह कोर्स मात्र और मात्र 2,999 में मिल जाएगा। दोस्तों मेरा भी इतिहास विषय रहा है और बहुत पसंदीदा रहा है, तो हमने जो बच्चे आईएएस में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास चुनते हैं, उनके लिए बहुत ही आकर्षक एक कोर्स लॉन्च किया है। दोस्तों यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये चारों कोर्स में रजनीश सिंह तोमर अकेला ही फैकल्टी है जो आपको गुणवत्ता के लिए गारंटी देता है, क्योंकि ये चैनल उसका है। तो इतिहास जो है वो 1000 घंटे का इतिहास का भी है ओनली, ये है मेंस। एकदम जब आप जाएंगे उसमें तो विश्व का इतिहास जिस तरह से सिलेबस है उस तरह से मेरा व्याख्यान है। और दोस्तों इतिहास जो है विश्व का केवल 125 घंटे का है। तो इस प्रकार से आधुनिक, मध्यकालीन, इस तरह से करके ये लगभग 800 साढ़े 800 घंटा जाता है, यानी 1000 घंटे हम उसको कहते हैं। चौथा जो हमारा कोर्स है, मैंने एक सब्जेक्ट भारतीय राज व्यवस्था, बहुत लोग पढ़ाते हैं दोस्तों, एक बार मेरा इस कोर्स को पढ़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। यह भारतीय राज व्यवस्था ओनली प्रीलिम्स के लिए हमने तैयार किया है, ये 150 घंटे की है। 1000 रुपया उसका जो है ऐसे कीमत है। आप यदि प्रोमो कोड आत्मनिर्भर यूज करेंगे तो 400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ये दोनों कोर्स हो सकता है आपके वीडियो पहुंचते पहुंचते लॉन्च हो जाए, या एक आध दिन प्लस माइनस हो। ये दोनों कोर्स अभी आपको अवेलेबल है, देर किस बात का। मोबाइल उठाइए, आत्मनिर्भर प्रोमो कोड जो है वो उपयोग करिए और 60% डिस्काउंट का लाभ उठाइए। अगर दोस्तों आपको कोई शंका हो और हमसे बात करना चाहते हैं तो 9427253077 ये हमारा कॉल करने वाला नंबर है जिस पर आप बात कर सकते हैं, और 7043771326 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट का काफी बात हो गया। सबसे पहले आईएएस गुरु तोमर सर आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको जैसा पसंद आए। अब जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ही आपको कह दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला है, या अगर आपको यह कह दिया जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के किनारे उर्वेला में मिला था, तो आप उस समय याद तो कर जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह शंका होती है कि आखिर यह जानकारी मिला कहां से। अगर जानकारी अपने को पूरा नहीं है तो सोच लेते हैं किस किताब में लिखा है सही ही होगा। लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा
क्यों, कहां और कैसे, ये प्रश्न आना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि आखिर ये लाइन आया कहां से। तो इसीलिए सबसे पहले आप पढ़िए इतिहास जानने के साधन। यहां प्राचीन इसलिए नहीं लिखे हैं कि पहले ही हेडिंग है प्राचीन। तो प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके जानने के साधन क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोत के अंदर हम जानते हैं दोस्तों कि दो प्रकार के साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। इसी तरह हमारे यहां दो प्रकार के धर्म हैं। एक ऐसा धर्म जिसमें, इसको जाति में नहीं लेना है, इतिहास के हिसाब से समझना है कि ब्राह्मणों की प्रधानता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण धर्म, जिसको हम लोग हिंदू सनातनी धर्म कहते हैं। और बौद्ध और जैन दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए किसी ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है उस धर्म के अनुसार। हालांकि ये बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन का चीज है दोस्तों। तो उस आधार पर हमारे पास धार्मिक साहित्य दो प्रकार का उपलब्ध है जिससे हमको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य को फिर हम दो भागों में बांटते हैं और वह है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। कई बार दोस्तों आपके मन में आएगा कि इन धार्मिक साहित्य में कैसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं भगवान बुद्ध के एक किताब का नाम है महावग्ग और उस किताब का पहला चैप्टर का नाम है महाखंडक। उस महाखंडक चैप्टर के अंदर सब चैप्टर है बोधि कथा। उसका मैं पहला लाइन आपके सामने बोलता हूं, अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या था इतिहास। उस किताब का पहला लाइन है, पाली भाषा में है, एकं समयं भगवा विहरति निरंजना नज्जा तीरे बोधि रुक्ख मूले उर्वेलायं पठमाभिसंबुद्धो। एक समय में भगवान बुद्ध निरंजना नदी के तट पे उर्वेला में प्रथम ज्ञान संबोधि को प्राप्त कर विहार कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। ये लाइन हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक निरंजना नदी थी जो उर्वेला के बगल में थी। इतिहास भूगोल से गाइड होता है तो पहले भूगोल पता चला। अगला लाइन कहता है अथखो भगवा रत्तियं पठमंग यामंग पटिसमुपादस्य मनसा काशी अनुलोम नयन च पटिलोम नयन च। उसके बाद भगवान बुद्ध रात्रि के प्रथम प्रहर में अनुलोम और प्रतिलोम के अनुसार प्रतिसमुत्पाद का मनन करते हैं। बौद्ध दर्शन क्या कहता है उसकी जानकारी। अब मैं बार बार पाली नहीं बोलूंगा, एक हिंदी ही डायरेक्ट बोल देता हूं। दीघ निकाय का एक चैप्टर है शील खंडवग, उसमें पहला लाइन है ऐसा मेरे द्वारा सुना गया एवं में सुतन मगधराज वैदेही पुत्र अजात शत्रु उस पूर्णिमा की रात को अपने राजा मात्यों से घिरे हुए दूध से नहाए हुए छत पर बैठे हुए थे। इंफॉर्मेशन मिल गया कि उस समय मगध का राजा अजातशत्रु था। क्यों कहा मगध राजा अजातशत्रु? वैदेही पुत्रो यानी अजातशत्रु की मां मिथिला के विदेह की बेटी थी, यानी वैशाली गणराज्य से थी। इसीलिए दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है।
गैर धार्मिक साहित्य दो भागों में विभाजित है। एक है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, जिसमें हम एक उदाहरण देते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को रख सकते हैं, उसमें इतिहास नहीं है, या पाणिनि के अष्टाध्यायी को रख सकते हैं, वहां उदाहरण होगा, कोई व्याकरण का कोई फार्मूला को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया होगा उससे इतिहास निकल कर आ जाएगा। और ऐतिहासिक साहित्य में हम कलहन की राजतरंगिणी को रख सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों खाली आपको बताने के लिए पढ़ना हो तो और कितना पढ़ना है। अभी इसमें अगर मैं बताना चाहूं, फिर ब्राह्मण साहित्य को हम कहां बांटेंगे, तो वैदिक साहित्य, अब वैदिकोत्तर साहित्य। फिर वैदिक साहित्य में क्या क्या आएगा, तो वेद आएगा, ब्राह्मण आएगा, अरण्यक आएगा, उपनिषद आएगा, वेदांग आएगा। वैदिकोत्तर साहित्य में क्या आएगा, तो महाकाव्य आएगा, स्मृति ग्रंथ आएगा, पुराण आएगा। तो ये पूरा एक चैप्टर है अपने आप में दोस्तों। विदेशी यात्रियों का विवरण, तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले यहां ईरानी यात्री आए तो उनके बारे में जानेंगे। ईरानी यात्री के साथ साथ ग्रीक यात्री आए तो ईरानी ग्रीक यात्री, उसके बाद चाइनीज आए, उसके बाद अरबी आए, उसके बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर क्या क्या आता है, तो एक अभिलेख आता है, सिक्का आता है, और अगर कोई मॉन्यूमेंट्स हो, कोई स्मारक, तो वो आता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, तो जैसे फेसबुक में कई बार नहीं आता है, एक माता जी का तस्वीर होता है और कहता है इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो कोई अच्छी खबर आएगी, तो वैसे ही अगर इस चैप्टर को इग्नोर ना करेंगे तो पीटी में कोई अच्छी खबर आएगी। आइए दोस्तों, भारतीय संस्कृति को जानना है अगला, क्योंकि आगे जो भी पढ़ने जा रहे हैं पहले बेस चाहिए कि कल्चर क्या है इंडिया का। तो चूंकि आज हमें कम से कम दोस्तों मौर्य तक तो जाना ही पड़ेगा, या मान लीजिए पूर्व मौर्य काल तक, तो एक लिमिट तक ही रुक पाएंगे, लेकिन हां इससे आपको पढ़ने का आइडिया जरूर मिलेगा। तो कल्चर का परिभाषा, भारतीय संस्कृति का जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसके स्रोत क्या क्या है, और हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास भारतीय कला का स्रोत क्या है, सोर्स पहले सबका पढ़िए। भारतीय कला के साहित्यिक स्रोत को पढ़िए, भारतीय कला के विदेशी विवरण उसको पढ़िए, विदेशियों ने क्या हमारे भारतीय कला के बारे में क्या क्या लिखा है, और पुरातात्विक स्रोत। अब खुदाई में एक मूर्ति निकल कर आ जाए तो उस मूर्ति के कलात्मकता का अध्ययन करिए। अब आइए, आईएएस में जो भारतीय संस्कृति लिखा है दोस्तों, और किसी भी स्टेट पीसीएस में जो लिखा है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आईएएस की भारतीय संस्कृति इतिहास के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है। इसलिए अगर आप कोई भी बाजार से गाइड खरीदे, हां वो करंट और इससे जुड़ जाए और आ जाए तो अलग बात है, लेकिन भरतनाट्यम और ये सब पढ़ लिए सवाल नहीं बनेगा, वहां इतिहास से जुड़ा होना चाहिए। वही भरतनाट्यम हमारे किस काल में, कौन से राजा के काल में प्रफुल्लित हुआ है, हमको वहां से पढ़ना पड़ेगा। तो हमको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वास्तुकला पढ़ना है, मूर्तिकला पढ़ना है, चित्रकला पढ़ना है, रिलीफ स्थापत्य पढ़ना है, और हमारे भारतीय कला की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों इसके बिना कोई आदमी आकर के आपको YouTube पर मोटिवेशन कितना दे दे, कितना भी कोई आदमी आपको YouTube पर शेरो शायरी सुना दे, आपका कैरियर नहीं बन सकता है दोस्तों।
आज कई सारे ऐसे शिक्षक परेशान भी हैं, रो रहे हैं इस चीज को देखकर। मैं तो नहीं रो रहा हूं, मैं तो समय के साथ बदल जाता हूं कि ये कहां पहुंच गया हमारी तैयारी। एक लड़का जो आईएएस बनना चाह रहा है, लीडर बनना चाह रहा है, उसको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। गांधी जी को कोई मोटिवेट किया था? एक बार सोच कर देखिए। सुभाष बाबू को कोई मोटिवेट किया था? अरे आप कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, आप जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी होकर के, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है? आप कहेंगे आज मैं डिमोटिवेट हो गया हूं। अरे आप दूसरे के लिए प्रेरणा है। इसलिए वो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर को दिखाकर गाना बजाना क्या हो जाएगा उसको देखने से, अगर आपको कंटेंट ही नहीं मालूम है तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लीडर बनने जा रहे हैं, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है, गीदड़ बनने नहीं जा रहे हैं। लीडर और गीदड़ में फर्क होता है। क्यों आप यूट्यूब में उस तरह के टीचरों के पीछे जाकर के गीदड़ बनना चाहते हैं? लीडर बनिए। स्वयं से मोटिवेट होना है कि मैं दूसरों के लिए मोटिवेटर हूंगा, हमको कोई क्यों मोटिवेट करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूं, मैं पढ़ाता भी इसी तरीके से, इन्हीं टॉपिकों को मैं कवर करता हूं। यूपीएससी में अब कोई नहीं होगा फेल, क्योंकि रजनीश सिंह तोमर ने आईएएस गुरु रजनीश तोमर ऐप में कर दिया है कोर्स का रेलम रेल। आप एक बार करके देखिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों एक बैच हमने 60% अभी डिस्काउंट है आपका, सम्मान बैच लॉन्च किया है आईएएस गुरु तोमर सर में। यह मेरा ऐप का नाम है, जिसमें इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण, विज्ञान और करंट अफेयर्स सातों को मिलाकर के 1000 घंटे का आपका प्रोग्राम है। और सारे बुक्स के ऑथेंटिक राइटर के द्वारा ही जो कंटेंट है वो इसमें पढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर प्राचीन भारत पढ़ना है तो केसी श्रीवास्तव ही पढ़ाया गया है, इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, पूरा कंटेंट पूरा उनका है। राज व्यवस्था में कोई भी रूसो, गेटे, मिल्टन नहीं, केवल बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिनल संविधान, अब प्लस एक्ट ओरिजिनल। जैसे अभी दिल्ली सर्विस एक्ट पारित होने जा रहा है, तो मैं किसी मैगजीन में लिखा हुआ चीज नहीं पढ़ाऊंगा। अमित शाह जी के हाथ में जो एक्ट था ना, वो यहां बोर्ड पर होगा और लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता है। तो इस तरह का बैच है जिसमें कि हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए मैंने नाम रखा है सम्मान, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब लड़के पास करेंगे तो हिंदी माध्यम को यूपीएससी में सम्मान मिलेगा। कोई शंका हो जानने के लिए तो 9427253077 पे कॉल करिए। अगर लगता है कि कॉल करने में समय बिगड़ेगा तो व्हाट्सएप को भी कर सकते हैं 7043771326 पर। और जितना तक चीज आज आपको बता रहे हैं, इतने चीजों को मैं कवर करूंगा आपके इस कोर्स में। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ूं। अब आइए पुरातत्व, इसका परिभाषा और अध्ययन क्षेत्र पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। इसके उत्खनन की विधियां क्या है और पुरातत्व का आर्ट्स और अन्य सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है, यह मैं बताऊंगा। यह हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, इतना आपको जानना है। अब हम लोग प्रागैतिहासिक संस्कृति पाषाण काल के बारे में देखते हैं। हम सभी जानते हैं
कि प्राक इतिहास दो भागों में बटा है। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को देखिए। पहला जो भाग है वो है पाषाण काल, और दूसरा जो भाग है वो है धातु युग। एक बार अगर याद नहीं करना है दोस्तों, तो जरा एक बार थिंक करिए। आईएएस का नाम ही है, आईएएस परीक्षा का थिंक करिए तोमर सर के साथ, देखिए एक बार में हो जाइएगा पास। तो एक बहुत बढ़िया मेरे अंदर से, क्योंकि आज शेरो शायरी पर हम कमेंट किया, निकला है कि तोमर सर के ऊपर हिंदी माध्यम के छात्रों का बहुत बड़ा है आस, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को तोमर सर को कराना है पास। सिनेरियो बदल देंगे दोस्तों एक साल के अंदर, कि बाकी लोग गलत थे, शेरो शायरी मोटिवेशन से आईएएस की तैयारी नहीं होती। तो जरा एक बार सोचिए, पाषाण का एक बार स्वयं को सोच के देखिए कि 1,00,000 साल वर्ष पूर्व अगर हम इस पृथ्वी पर आए होते, पुनर्जन्म हमारा हुआ है, आपका भी हुआ है, तो हम ही होंगे उस समय। तो हमें मालूम ही नहीं है कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है। अब पृथ्वी को छेदने में भी शुरू डरेंगे कि कहीं सुराग में घुस गए तो। और इंसान के साथ साथ इस संसार में उस समय पृथ्वी पर विशाल का हिंसक जानवर, भालू, चीता, बाघ, शेर, एक बार उम्मीद अपने दिमाग में लाइए, सबसे इंसान को बचना है। इंसान भी चारे पैर पे चल रहा है, पिट जा रहा है बाकी जानवरों से बेचारा। तो इंसान को भगवान बुद्धि दिए थे। इंसान कहा कि यार ये दो पैर किस काम का, अगर कुछ कलात्मक ना हो, अगर मैं टहनी पकड़ के तोड़ ना पाऊं, तो ये हाथ किस काम का। तो इंसान पहले खड़ा हुआ, इरेक्ट, होमो इरेक्टस, पकड़ना शुरू किया, एडेप्टेशन, लकड़ी तोड़ा। लेकिन लकड़ी से भारी जानवर को तो आप भगा नहीं पाएंगे। तो इंसान ने सोचा कि मैं किससे अपना औजार बनाऊं अपनी रक्षा के लिए, हथियार या औजार बनाऊं जिससे कि हम कंदमूल काट सकें, कुछ कर सकें। तो उसको दिखाई दिया पत्थर ही पत्थर। तो इंसान ने एक पत्थर को लिया और थोड़ा सा काट उठ करके हैंड एक्स की तरह का शेप बना दिया, या ऐसे पकड़ करके ऐसे बोर कर सकें, बोरर बना दिया, या ऐसे पकड़ के स्क्रैप कर सकें, स्क्रैपर बना दिया। यानी इंसान उस समय जो भी कर रहा है पत्थर से ही कर रहा है, इसीलिए उसका नाम है पाषाण काल। अब दोस्तों, इंसान सबसे पहले कुछ भी बनाता है ना, वो बड़े बनाता है। पहला मोबाइल, पहला कंप्यूटर, तब पत्थर का भी जो बनाया वो बड़े बनाया, इसीलिए वो है हैंड एक्स, बोरर। लेकिन धीरे 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 इंसान माइक्रो की ओर बढ़ता है, तो उसके औजार छोटे होने शुरू हो गए, और अंत में वो ब्लेड बनाने लगा पत्थर का, या ब्यूरीन बनाने लगा। दोस्तों जरा समझिएगा कि ब्लेड और ब्यूरीन यानी औजार के उपयोग के आधार पे, क्लाइमेट में चेंज हुआ उसके आधार पे, और इंसान के हैबिट में परिवर्तन के आधार पे। शुरू में शिकार करता था, अब भोजन को एक जगह संग्रह करता था। उसके बाद लगा शिकार करने से जानवर जो है खत्म हो गया, तो लगा कि इसको पालो, तो पशुपालन करने लगा, खाद्य संग्रह करने लगा, और उसके बाद खेती करने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इंसान ने
जलवायु परिवर्तन, अपने औजार के आकार में परिवर्तन और उसके एक्टिविटीज में परिवर्तन किया, और उस आधार पर पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उन तीनों की संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। यह है निम्न पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है दोस्तों, उसमें उत्तर भारत में जो संस्कृति मिला है वो सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन, उसके किनारे, इसीलिए उसको कहते हैं सोहन संस्कृति। और दक्षिण भारत से जो मिला है कोरतलियार नदी घाटी वगैरह से, तो वहां ज्यादातर हैंडेक्स मिला है, तो इतिहासकार उसका नाम रखा हैंडेक्स संस्कृति। तो इस प्रकार से निम्न पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियां, सोहन उत्तर भारत और हैंडेक्स दक्षिण भारत, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये 3 हो गया एक के अंदर, पुरापाषाण काल के अंदर। अब फिर एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक दिन मनुष्य स्क्रैप कर रहा था, खोदते जा रहा है, खोदते जा रहा है, खोदते जा रहा है, बस आवाज आया ठक। अब ये ठक क्या है? धातु। अब ये धातु जो है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, है क्या? तो ऐसे समझिएगा कि पृथ्वी रूपी इस बोतल में भगवान तांबा, जिंक, लोहा, टीन सब डाल दिए, ऐसे बंद करके पृथ्वी को हिला दिए। इसीलिए सब कॉन्टिनेंट में ये सब मिलता है। तो अभी पानी के अंदर जिस धातु का क्या कहते हैं डेंसिटी, घनत्व तो हल्का होगा ऊपर होगा, जिसका भारी होगा वो नीचे होगा। तो इंसान को जो ठक की आवाज हुई थी, तो उसको मिला टीन, हल्का, ऐसे मोड़ा इंसान, काम का नहीं, फेंक दिया। दूसरा लेयर निकला जिंक, जस्ता, भुरभुरा होता है, यार ये क्या निकल रहा है। तीसरा ठक में निकला बेहतरीन चीज, तांबा, थोड़ा सा हार्ड। इंसान कहा कि अरे यार ये तो बहुत तगड़ा चीज मिल गया रे, अब तक तो पत्थर था ऐसे ही होता था, ये मुड़ता नहीं था। अभी धातु जो है ना, ये धतुआ को जब चाहे तब ऐसे मोड़ा सकते हैं और ऐसे करके कोदाली बना सकते हैं, मिट्टी कोड़ेंगे। कहा नहीं बनाना ऐसा, ऐसे कर देते हैं, खुरपी बना देते हैं, मिट्टी कोड़ेंगे। बस इंसान कहा अब तो सारा काम धाम तांबे पर ही होगा। लेकिन इंसान का एक और आदत खराब है दोस्तों, अच्छा भी है कि वो नई व्यवस्था में तब तक पूरी तरह नहीं ढलता है जब तक उसको ये पता न चल जाए कि इसमें कुछ गलती नहीं। तो उसको तांबा के काल में हल्का शंका है, इसीलिए वो पत्थर का उपयोग नहीं छोड़ा है, या कई बार अपने पुरानी बातों को नहीं छोड़ते। तो वो तांबा का भी यूज कर रहा है और पत्थर का भी यूज कर रहा है, इसलिए इतिहासकार ने कहा ताम्रपाषाण का। दोस्तों ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। अब इंसान पहले खुश होता है, पीटी हो गया, फिर अरे यार मेंस नहीं होता है, थोड़ा दिन बाद मेंस, यार इंटरव्यू हो ही नहीं रहा है। देखिए कभी आप संतुष्ट नहीं हो गया, क्या करें यार, ग्रुप ए मिला है, आईएएस तो नहीं मिल रहा है, चलिए आईएएस मिल गया, अरे यार होम कैडर नहीं मिला, अपना वाला राज मिल जाता है तो मजा आता, चलिए वो भी मिल गया, क्या यार घर मेरा आ रहा है, आई पोस्टिंग हमको साहिबगंज कर दिया, ये कितना आना जाना, अरे आ रहा है तो हमको बक्सर कर देता, बगल में सासाराम कर देता। इंसान
कोई स्थिति में संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन जिस दिन पहली बार पीटी पास हुए तो मिठाई बांटे, मेंस हुआ तो मिठाई बांटा, इंटरव्यू हुआ तो मिठाई बांटा, आईएसबी बने तो मिठाई बांटे। तो इंसान तांबा के मिलने से खुश था, लेकिन पत्थर पे भरोसा छोड़ा नहीं और धीरे धीरे बाद में तांबा से असंतुष्ट हो गया। कहा कि ये भी टूट जाता है, हल में डालते हैं टूट जाता है। कहा काम करो, इसमें टीन मिलाओ, एक दिन गरम करके आग पे, कुछ नहीं हुआ। जिंक मिलाओ, उसका प्रपोर्शन सही नहीं था, कुछ नहीं हुआ। एक दिन गलती से प्रपोर्शन सही हो गया और उसको जब इतना गर्म किया, गला दिया, उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो कहा अरे यार इता हो गलो कांसा। अब इंसान को पता चला कि ये तो तंबुआ से भी ज्यादा कठोर है जी, ये कांसा कहां से आ गया। इसलिए हम लोग अब कांस्य युग पढ़ेंगे, जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। वो गलती से मिलाया था लेकिन मिलके बन गया कांसा। इसलिए जो है इंसान कहा कि ना अब इसका ही उपयोग करेंगे, छोड़ो यार वो तांबा उंबा से ना हो तो कुछ जवे दो। तो हड़प्पा का क्या पढ़ेंगे? पहले हड़प्पा का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि हम इसको 4 नामों से क्यों बुलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो इतिहास में चैप्टर का नाम कैसे रखा जाता है, पहले उस परंपरा को जानिए। तो दोस्तों, उस परंपरा का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि यह मौर्य काल है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो उस वंश का संस्थापक था, जिसने अपना टाइटल मौर्य लिया, उसी का वंशज 500 साल तक भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन किया। क्यों कहे गुप्त? तो श्रीगुप्त भी गुप्त, चंद्रगुप्त भी गुप्त, समुद्रगुप्त भी गुप्त, सब गुप्त ही है उसमें। अब इतिहासकार क्या करे? तो कहेगा गुप्त वंश। लेकिन अगर राजा ही नहीं हो ऐसा, जैसे हड़प्पा, तो इसमें इतिहासकार एक परंपरा यह अपनाता है कि उत्खनन में जो सबसे पहला जगह मिलता है उसके नाम पर उस संस्कृति को बुलाने लगते हैं, अगर वो संस्कृति डोमिनेट करता हो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 डोमिनेट करता है, उसमें पहले हड़प्पा खोज लिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इसी प्रकार दोस्तों, जिस समय नाम रखा जा रहा था उस समय जिस मेन नदी के किनारे सबसे ज्यादा जगह मिलेगा, आज तो मामला बदल गया है, हाकरा नदी हो गया है, लेकिन उस समय सिंधु के किनारे डोमिनेटिंग सिटीज मिले थे और सबसे ज्यादा शहर मिले थे, इसलिए उसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और कांसा का उपयोग करता था, इसलिए कांस्ययुगीन। हम उसने लिखा तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आदियुगीन सभ्यता। इतिहास का वह काल जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम उसको कहते हैं आदि इतिहास। तो पहले हम एक सामान्य परिचय लेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या मेसोपोटामिया के लोग, क्या भारत के लोग, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि भारत पर जब अंग्रेज शासन करने आया तो उसको लगा कि हमको 2 प्रकार का लड़ाई भारत से लड़ना पड़ेगा। एक तो तलवार का लड़ाई, जिसमें वो हमारे राजा से जीत नहीं सकते थे, फूट डाल करके, पीठ पे छुरा भोंक करके, उत्तराधिकार के युद्ध में 2 के बीच में जो है एक को साथ दे करके वो लड़ाई जीता। लेकिन कहा जाता है लड़ाई में तो जीत जेब, पढ़ाई में कहां, लेकिन उहो में कहां।
मैंने लड़ाई में तो जीत जाओगे, पढ़ाई में कहां से जीतोगे। तो दोस्तों समझाइए अंग्रेज कि यार ये जो भारतीयों के पास इतना इतना किताब है, इस पुस्तक से संस्कृति इतना समृद्ध है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो एक स्टेप ये उठाया कि हमारे धर्म ग्रंथों का नकारात्मक होकर के पहले जनता में फैलाओ, जो राजा राम मोहन राय वगैरह किए, अच्छा नहीं किए थे कि इंग्लैंड के लाइब्रेरी में रखी हुई एक किताब हमारे सभी धर्म ग्रंथों से ज्यादा ज्ञान देता है। पागलों उगल हो गए हैं क्या भाई, ऐसा कहीं होता है। तो पहले तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया मैकॉले आकर के, कहा सबको जोड़ घटा गुना भाग में डालो, क्लर्क बनेगा, चिंतन खत्म। यही काम आज जो है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप समझ रहे होंगे, यूट्यूब पर 3 मैकॉले आके यही कांड कर रहा है आपके साथ। 3 गो मैकॉले है जो आपकी चिंतन शक्ति को खत्म कर दे रहा है। रोज कुछ ना कुछ बकवासी करता है आपके साथ, क्लास में दिखाई देता है यूट्यूब पे। और उसके बाद एक अपना ऐसा इतिहासकार का वर्ग तैयार किया जिसको कहा कि ऐसा थ्योरी दो कि हमें भारत पर उपनिवेश स्थापित करने में मदद मिले। कैसे? तो जैसे ही भारतीय आकर के कहे कि तुम विदेशी हो, अंग्रेज को तुम भारत छोड़ो, तुरंत एगो थ्योरी समाज में फैला दो, आर्य विदेशी थे। अब हम ही आपस में उलझ जाएंगे कि कौन देशी है कौन विदेशी है। तो उस श्रेणी के इतिहासकार को हम कहेंगे उपनिवेशवादी इतिहासकार। तो उसको नहीं अच्छा लगेगा कि है भारत में भी कोई ऐसा, जब हम कुछ नहीं जानते थे अंग्रेज लोग, तब यहां नगर बसा के बैठा है। कहेगा नहीं हो सकता है, ये मेसोपोटामिया वाला सिखाया है। तो उपनिवेशवादी इतिहासकार का एक ही काम था कि भारत के हर उपलब्धि को बाहर फेंक देना कि वहां से आया, आपकी अपनी कुछ है ही नहीं। लेकिन तिलक तो तिलक होता है, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए कहते हैं तिलक तो तिलक होता है, इसीलिए तो माथे पर लगाते हैं, पैर में कहने लगाते हैं। उसका महत्व है, वो माथे पर रहने का चीज है। तो हमारे लाल बाल पाल की जोड़ी में जो हमारे बाल थे, बाल गंगाधर तिलक, बोले रुको अभी हम बताते हैं किसको कहता है इतिहास लेखा। बस उन्होंने जो आर्कटिक होम्स ऑफ वेदाज लिखा, आर्यंस लिखा, पलट दिया। एक इतिहासकार का नया वर्ग खड़ा हो गया जो हर चीज इंडिया में देखने लगा। उसको कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। और दोस्तों हो सकता है यूट्यूब है, आपको मेरा विचार नहीं पसंद आए, कोई कंट्रोवर्सी उठ जाए तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। तो राष्ट्रवादियों ने जमकर काउंटर किया उनको, लेकिन उसके बाद हमारे देश में एक नया इतिहासकार का वर्ग तैयार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। नो डाउट उनकी उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां ये हैं दोस्तों कि उन्होंने इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी एक मौर्य काल को लिखना है तो मेगास्थनीज भी पढ़ा, ये अर्थशास्त्र भी पढ़ा, अशोक का अभिलेख भी पढ़ा। नो डाउट काफी अध्ययन करके उसने इतिहास उन्होंने लिखा। लेकिन उस वर्ग की एक कमी यह है कि वो अपने सनातन धर्म को ठीक से उसको महत्व नहीं दिया। और हर हमेशा जैसे अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है अकबर वीर था, कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिसका दादा विदेशी हो अब वो आके भारत पर शासन कर रहा है तो कुछ तो होगा। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप के ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि अकबर एक महान था,
नहीं नहीं, महानतम था। महाराणा प्रताप तो बस एक हल्दी घाटी के लिए ही जाने जाएंगे। यह गलत है, यही मार्क्सवादियों ने गलत किया। गांधी ने देश को आजाद कराया, यह बात सही है कि गांधी के बारे में अगर कोई विरुद्ध में बोले तो यह अपनी हैसियत नहीं है कि हम लोग गांधी के बारे में कुछ विरुद्ध में बोल सकते हैं। लेकिन गांधी अगर 40 पन्ना पढ़ेंगे तो 15 पन्ना तो सुभाष बाबू को पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने उनको कहा हट जाओ, मार्क्सवादियों ने। यही थोड़ी सी उनमें कमियां हैं और इसीलिए इतिहास के रीराइटिंग की बात कई बार होती है। वो अपना मुद्दा नहीं, अपना पढ़ाई का मुद्दा है। आप देख रहे हैं एक सिनेमा गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। उसी में एक गाना बोला है, एक लाइन बोला है, ये प्रताप का वतन पला था आजादी के नारों से, कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों में। तो ये है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो उत्पत्ति और विस्तार में, उत्पत्ति में ये समस्या है। इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड दिए, इसको पढ़िए दोस्तों। नगर और भवन कैसे थे, सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, कला और स्थापत्य की उनकी क्या स्थिति थी, राजनीतिक संगठन उनका कैसा था, क्या कहते हैं बौद्धिक पक्ष कैसा था, अंत्येष्टि क्रियाएं कैसी थी, तिथि विनाश कैसे हुआ और सैंधव सभ्यता ने आज हमें क्या दिया। कम से कम इतना तो दिया कि आज हम जो भी नगर बनाते हैं उसमें सड़क 98 डिग्री काटते हैं। तो हमको जो है एक चैप्टर में इतना पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार जब ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे तो पहले आर्य कौन थे, फिर वही होगा। उपनिवेशवादी कहेगा कि हंगरी के थे, या उनका मूल निवास स्थान कहां था तो कहेगा यूरोप से आए थे। अरे तुम आए हो यूरोप से तो हम भी यूरोप से आए थे। उस पर जो है हमारे कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है तथ्य देंगे, अपने बीच का एक निकालने का प्रयास करेंगे। ऋग वैदिक संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक संगठन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, धर्म और धार्मिक विश्वास क्या था। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं इतना देर के बाद ये ऐड इसीलिए रखा हूं कि आपको ये एहसास हो गया होगा कि तोमर सर एक तार्किक तरीके से पढ़ाना जानते हैं। थक तार्किक था वो। तो तोमर सर अगर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। पूरा कोर्स मैं अकेले पढ़ाया हूं, मैं दूसरे को नहीं देता हूं पढ़ाने। नाम है एनसीईआरटी क्रांति 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 क्रांति। तो ये जो है ऑनलाइन कोर्स है, इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान 10th क्लास तक और समाजशास्त्र अन्य को 12 क्लास तक रखे हैं। 1000 घंटे की क्लास है। 8 महीने में यह कोर्स कंप्लीट होगा और आपको 1.5 साल तक एक्सेस करने का मौका मिलेगा। 7,499 का यह कोर्स है। अभी अगर आप 60% डिस्काउंट निकालेंगे तो 3,999 बनेगा। देख लीजिएगा जो भी है उस ऐड में, वहां पे आइए। उत्तर वैदिक काल। अब आर्यों ने भारत में कहां तक विस्तार किया है अपना, उसको देखेंगे। उत्तर वैदिक काल की संस्कृति और राजनीतिक संगठन कैसा था, समाज, आर्थिक जीवन, धर्म और दर्शन। दोस्तों मैं पूरे तर्क के साथ बताऊंगा कि पूर्व वैदिक काल के आर्य इंद्र भगवान की पूजा करते थे, सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे। आखिर क्या वजह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे 3 अधिदेव हो गए? तो ये हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों उत्तर भारत की जो 600 से लेकर के 300 बीसी के बीच की राजनीतिक दशा है, हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें 16 महाजनपद, उस 16 में सब अपने पड़ोसी को खाते चला गया और 4 बचा, जैसे मगध,
और अवंती और भी है, लेकिन दो समझिए। और उस समय के गणराज वत्स है, तो गणराज इसके बारे में जानेंगे। अब मगध के उत्कर्ष में जिन राजवंशों का वर्णन है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश में मैं आपको बताऊंगा और आपको पढ़ना भी चाहिए ऐसे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारी। शिशुनाग को दो भागों में बांटेंगे वंश को, एक शिशुनाग और एक कालाशोक, और भी राजा होंगे लेकिन दो महत्वपूर्ण। और नंद जब पढ़ेंगे तब एक बार फिर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, नंद थे कौन। महापद्मनंद, नंद के सत्ता का विनाश कैसे हुआ और नंदों के शासन का महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसी काल में प्रथम विदेशी आक्रमण हमारे भारत पर होता है। वो एक हखामनी आक्रमण है जो ईरानियों ने किया था। उसके वंश का नाम है एकमेनिड, जिसको हिंदी में हखामनी कहते हैं, और सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने किया। इसमें मैं हखामनी में आपको साइरस द्वितीय, कुरुश, कंबुजीय, दारा प्रथम, जर्सीस, उसके उत्तराधिकारी और उसके साम्राज्य का विनाश कैसे हुआ, और ईरानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया तो उसका हमारे कल्चर कॉन्टेक्ट के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उसमें भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, सिंधु नदी पर कैसे आया, झेलम का युद्ध, झेलम के बाद का युद्ध, और कैसे सिकंदर यहां से वापस चला गया, क्यों चला गया, विश्व विजेता निकला था। तभी तो हमारा कवि लिखा, हमारा देश भारत है नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर जिसने हमारा चित्र बहुरंगा। सिकंदर विश्व विजय की यहां तलवार टूटी थी, यहां चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी थी। आखिर क्यों लौट गया, तलवार टूट गया, ये जानेंगे हम लोग, और उसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। और दोस्तों, मैं आपको इतिहास बताने आया हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि करंट अफेयर्स हमको नहीं आता है। यह कोर्स अपकमिंग कोर्स है और हमारे विद्यार्थियों के द्वारा मोस्ट अवेटेड कोर्स है। हालांकि आप अगर मेरा सम्मान कोर्स ले लेंगे तो उसमें करंट अफेयर्स यही ऑलरेडी उसी फीस में फ्री में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि हमको केवल करंट ही पढ़ना है तो उसके लिए तोमर सर से वो ऐसे ही तार्किक बताएंगे। तो 13 अगस्त को हम लोग करंट अफेयर्स कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम रखे हैं लवसना के सफर में LVM, लॉन्चिंग व्हीकल जो है M3। सबसे प्रामाणिक ऑनलाइन कोर्स है ये। बस एक मोबाइल उठाइए और IS गुरु तोमर सर ऐप डाउनलोड करिए और वहां मेरे इन 4 कोर्स को एक बार देखिए और तुलना करिए दोस्तों। तो अगर ये कोर्स आपको करना हो तो 500 रुपया महीना है, ये 13 अगस्त को ही लॉन्च होगा और 500 रुपया महीना आपको इसमें है। जिस महीने के बाद लग जाए तोमर सर मेरे लिए नहीं है क्या कहते हैं हेल्पफुल, निकल जाइए, आपका पैसा भी नहीं बर्बाद होगा। और अगर आप सम्मान कोर्स ले रहे हैं तो इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स उसके अंदर इंक्लूड है, NCERT में इंक्लूड नहीं है। आइए दोस्तों, अब इसके बाद पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल की कल्चर, सामाजिक संस्था और सामाजिक नैतिक विचारधारा, कुटुंब का कंसेप्ट क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या था, जाति प्रथा कैसी थी, दास प्रथा का स्थिति क्या था, आश्रम व्यवस्था क्या कहता है, पुरुषार्थ, संस्कार और महिलाओं की दशा के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, प्राग मौर्यकालीन समाज संस्कृति के अंदर सामाजिक और आर्थिक दशा पढ़ेंगे और उसमें द्वितीय नगरीकरण, उसके कारण मेंस में टॉपिक भी है, शिक्षा साहित्य की स्थिति, कला स्थापत्य और प्रमुख नगरीय केंद्रों के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद आएगा मौर्य काल की संस्कृति।
शासन व्यवस्था, अशोक के प्रशासनिक सुधार, मौर्य काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, भाषा साहित्य, स्थापत्य कला और राजकीय कला और लोक कला के अंदर पढ़े। पर्दे में आगे पीछे हो सकता है लेकिन छूटेगा कुछ नहीं। अब मौर्य वंश के बारे में पढ़े। पहले जानेंगे सोर्स, स्पेशल मौर्यों का इतिहास जानने का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उत्पत्ति, उनका प्रारंभिक जीवन, उपलब्धि, अंत और तिथि। उसके बाद कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र पर थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। अब मेगस्थनीज और उसकी इंडिका जानेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, जिसको अमित्र घात कहते थे, प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे। उसके बाद अशोक प्रियदर्शी पढ़ेंगे, उसका प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे। कलिंग का युद्ध परिणाम पढ़ेंगे। अशोक और बौद्ध धर्म और धार्मिक नीति पढ़ेंगे। अशोक का धम्म पढ़ेंगे। धम्म का नेचर क्या था पढ़ेंगे। धम्म के प्रचार के लिए उसने क्या उपाय किया। अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई। अशोक की विदेश नीति क्या थी। और उसके बाद पढ़ेंगे कलिंग का चेदी वंश, उसका मूल्यांकन और अशोक के अभिलेखों का बेहतरीन ढंग से, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में अभिलेख पर आजकल आ रहा है, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज पार्ट 1 जो मैंने आपको कहा प्राचीन भारत के यहां तक। अगर आपका सहयोग यथावत रहा YouTube पर हमारा और आपका, तो यह सीरीज जारी रहेगा। इतिहास के तो तीनों सीरीज आएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा और आपका सहयोग रहा तो मैं भूगोल का भी ऐसा सीरीज लेकर आऊंगा, संविधान का भी ऐसा सीरीज लेकर आऊंगा। तो अब दोस्तों, हम आज के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।